इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल 63P के तहत नाअहली के बाद अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो गया है। रेफरेंस मौसूल होने पर इस्लामाबाद की जिला अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए तलब किया, ताहम वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जेर सदारत समाअत के आगाज में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास अहमद मलिक से अदालत में हल्फ लिया गया, जो कि अदालत के सामने लिखवाया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने बयान हल्फी में लिखा कि मुझे अथॉरिटी दी गई है कि 21 नवंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले की पैरवी। बयान हल्फी के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 190 को 167 और 173 के साथ मिलाकर कार्रवाई की अथॉरिटी दी गई है। यह कार्रवाई इमरान खान की करप्ट प्रैक्टिसेस से मुताल्लिक है। मतन में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सालाना 31 दिसंबर तक मेंबर असेंबली और सेनेटर्स को गोशवारों की तफसीलात जमा कराना होती हैं। इमरान खान ने 2018, 2019, 2020, 2021 के गोशवारे जमा करवाए। एडिशनल सेशन जज ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया कि आपको दबाव डालकर तो नहीं भेजा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। जिसके बाद जिले इलेक्शन कमिश्नर का बयान कलमबंद करने के बाद जज जफर इकबाल ने केस की मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। यूं आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाकायदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को झूठे बयान हल्फी जमा कराए जाने पर नाअहल करार दिए जाने के एक माह बाद अदालत ने तलब किया और यह रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट को गुज़श्ता हफ्ते भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि बतौर वजीर आजम गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन से मिलने वाले तहफ़ के बारे में हुक्काम को गुमराह करने पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उनकी सजा के तौर पर इलेक्शन कमीशन 3 बरस कैद और जुर्माना आयद करने का मुतालबा करता है। रेफरेंस में शिकायत कुरिंदा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है। इस रेफरेंस में कहा गया है कि साल 2017-18, 2018-19 में असासों और वाजिबात के गोशवारों में इमरान ने जानबूझकर अपने पास रखे गए तोशाखाना तहफ़ छुपाए। इसमें मजीद कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक तोशाखाना से तहफ़ उनकी तखमीना शुदा कीमत की बुनियाद पर 2.25 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे, जबकि उनकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ 80 लाख रुपए थी। इलेक्शन कमीशन का मुतालबा है कि इमरान खान को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 167 यानी बदउनवानी और सेक्शन 173 झूठा बयान हल्फी जमा करवाने के तहत सजा सुनाई जाए। तोशाखाना स्कैंडल और घड़ी की खरीद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। वह एक ऐसी हड्डी है जो ना उगली जाए ना निगली जाए। तोशाखाना स्कैंडल ने तो अवाम के लिए बल्कि दोस्त ममालिक के हुक्मरानों के दिल भी तोड़कर रख दिए। सादिक और अमीन के लकब को पसंद करने वाले वजीर आजम ने 2 साल तक तोहफे में मिलने वाली घड़ी की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम अपने असासों में जाहिर नहीं की, जिस पर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ अब फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो गया है, जिसमें जुर्म साबित होने पर वो सियासत से ताहयात या कम से कम 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। आज साबिक वजीर आजम का एहतसाब हो रहा है, जो उन्हें खासा नागवार महसूस हो रहा है, लेकिन यह मैयार खुद जनाब इमरान खान साहब का पसंदीदा है, क्योंकि वो इक़्तिदार में आने से कबल और बाद में अपने वोटर सपोर्टर्स और तमाम पाकिस्तानियों को यह बार बार बताते रहे कि एहतसाब हमेशा ताकतवर से शुरू होना चाहिए। वो कहते थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले वो और उनके बाद उनके वज़रा कानून को जवाबदेह होंगे, काबिल एहतसाब होंगे, और आज इसी पैमाने के तहत उनका एहतसाब भी शुरू हो चुका है। इमरान खान का एहतसाब से मुताल्लिक बयानिया क्या था, वो कैसे कहते थे कि एहतसाब उनसे शुरू नीचे तक जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अवाम को दूसरे ममालिक के कवानीन और तफ्तीश से मुताल्लिक मिसालें देकर अवाम को यह बताने की भरपूर कोशिशें करते रहे हैं कि वो कानून की हुक्मरानी को पसंद करते हैं। वो अवाम को बताते थे कि कैसे इसराइली वजीर आजम पर जब कारोबारी शख्सियत से बड़े पैमाने पर तहफ़ वसूल करने के इल्जामात लगे तो पुलिस ने उनके घर आकर उनसे तफ्तीश की। वो पाकिस्तान में भी ऐसे ही कवानीन की हुक्मरानी के ख्वाह थे, लेकिन आज इमरान खान ना तो इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं और ना ही ट्रायल कोर्ट में। कानून की हुक्मरानी के बारे में इमरान खान कैसे इसराइली वज़राए आज़म की मिसालें दिया करते थे। इमरान खान आला इक़्तिदार की मिसालें देते थे, लेकिन उन्होंने दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहफ़ की जो बेकदरी की है, उसने कौम समेत दोस्त ममालिक को भी शदीद मायूस किया है। यही नहीं, अब तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहफ़ खरीद कर बेचने का कारोबार बना लिया था। गोल्ड मेडल इंडिया ने दिया, उसने वो भी बेच दिया। तो फिर बेचने वाला बंदा जो है ना, वो ये कि पहले बेचता था, फिर उसके बाद जो है खजाने में पैसे जमा करा। ख्वाजा आसिफ जिस गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, ये गोल्ड मेडल इमरान खान को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की जानिब से भारत की सरजमीन पर दिया गया था। गोल्ड मेडल हो, तोहफे में मिलने वाली घड़ी हो, इमरान खान तमाम तहफ़ को बेच रहे हैं। अखलाकी तौर पर बात इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन कानूनी तौर पर खरीदने के बाद जुर्म नहीं है। लेकिन इन तहफ़ को हासिल करने के बाद बेच देना और फिर इनसे मिलने वाली आमदनी को असासों में डिक्लेयर ना करना, ये तो यकीनन जुर्म है। इस वक्त हमारे साथ वो सहाफ़ी मौजूद है जिन्होंने तोशाखाना से मुतालिक स्टोरी को ब्रेक किया था और 2020 में इसका फॉलोअप किया। उसके बाद उनको इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। राना इब्रार खालिद सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, 2020 में आपने इस स्टोरी को ब्रेक किया था, उसके बाद इसका फॉलोअप भी करते रहे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज इमरान खान के अगेंस्ट ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई का आगाज तो हो गया है, लेकिन आप ये कहते हैं कि अभी तक इस स्टोरी का सिर्फ 30% अनफोल्ड हुआ है, 70% अनफोल्ड होना बाकी है। 30% ने इतना कोहराम मचा दिया है, तो बकिया मानदा जो 70% है वो क्या है?
कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये शुरू में छोटा नज़र आ रहा था और बाज़ दोस्त हमारे इसके ऊपर यकीन भी नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये महज इखलाकी मसला है, शायद कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मैं पहले दिन कह रहा था कि ये जो आगे चलेगा एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। पहले मेरा भी ख्याल था कि ये 1 अरब रुपए के राउंड अबाउट है, लेकिन अब तो इसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, कोई 2.5 अरब रुपए से भी ऊपर का स्कैंडल हो चुका है। और अब भी मैं कहता हूं कि ये 25 से 30% सिर्फ अनफोल्ड हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं, बहुत सारे इसके मामलात, इसके एंगल्स हैं जो गोशे हैं सामने नहीं आए हैं तोशाखाना स्कैंडल के। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आप ही एक बताऊं कि बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं जिनकी तोशाखाना में एंट्री ही नहीं हुई है, बल्कि जैसे ही बाहर से आए सीधे बनी गला ले जाए गए और उनका कहीं इजराज नहीं हुआ है। अभी उनको इन्वेस्टिगेट होना बाकी है। इसके अलावा इमरान खान ने जो अंदरून मुल्क दौरे किए एज ए वजीर आजम, कराची में, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जो तहफ़ मिले हैं उनका एक अलग से स्कैंडल है कि बहुत सारे कीमती तहफ़ ऐसे हैं जिनकी कापी बनवाकर तोशाखाना में रखी गई और असल बेच दिया गया, वो भी अभी बाकी है। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अहमियत की हामिल है। मैं 2 बार नैब में गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैंने एक मरतबा 1 घंटा 20 मिनट ब्रीफिंग दी। उसके बाद कुछ एक्शन तय हुए थे, मुझे दोबारा बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था और दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन हुई। तो मैं समझता हूं कि इसमें काफ़ी सारे 12-14 लोग हैं जो कि बुक होंगे, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जब नैब की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी, सामने आएगी तो बहुत बड़ा धमाका होगा। अभी मैं समझता हूं ये कुछ भी नहीं है। नैब की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दुनिया हैरान रह जाएगी कि तोहफों का कारोबार कैसे किया गया और ये एक सोची समझी साजिश मनसूबाबंदी के तहत तोहफे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किया क्या गया है। इसमें वायलेशन क्या हुई है, मुख्तलिफ कवानीन की कोई 12 वायलेशन हुई हैं। सबसे पहला यह किया गया है कि जब भी हमारा वजीर आजम या कोई भी मिनिस्टर किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो हमारा एम्बेसडर जो वहाँ पर मौजूद होता है वो पाबंद है कि जितने भी तहफ़ मिलते हैं उनकी एक रिपोर्ट तोशाखाना को भिजवाए। इमरान खान के केस में ऐसा हुआ है कि एम्बेसडर को रोक दिया गया और किसी एक भी विजिट के तहफ़ की रिपोर्ट तोशाखाना को मौसूल नहीं हुई। लिहाजा तोशाखाना अंधेरे में था कि कोई गिफ्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उसके बाद जो भी गिफ्ट मिलते थे वो सीधे बनी गला ले जाए जाते। हालांकि रूल्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक डेडिकेटेड ऑफिसर होता है जो तहफ़ को अपनी कस्टडी में लेकर तोशाखाना में पहुंचाता है। उसके बाद तरीक़ेकार ये है कि जो रेसिपिएंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है, वो एक एप्लीकेशन देते हैं और उस एप्लीकेशन में एक अंडरटेकिंग भी होती है कि मैं ये रिटेन करना चाहता हूं और तमाम मुतल्लिका कवानीन, रूल्स रेगुलेशन की मैं पाबंदी करूंगा और मतलब है कि जो रिटेंशन है या रिटेनिंग है उसकी मैं पाबंदी करूंगा, क्योंकि कोई भी रेसिपिएंट ये तहफ़ बाय नहीं कर रहा होता, ये परचेज नहीं कर रहा होता, एक्वायर नहीं हो रहे होते, ये रिटेन हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस दिस गिफ्ट इज मेमोरियस फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन रिसीव्ड बाय योर डिग्निटी, आई वांट टू कीप इट माई सेल्फ। जब ये बात है रिटेन करते हैं आप तो इनको आप ना बेचने का एक हलफनामा जमा करवाते हैं। ये जो कहा जाता है कि जी मेरा तोहफा मेरी मर्जी, हमने कानूनी तौर पर लिया और कानूनी तौर पर बेच दिया, ऐसी बात नहीं है। रिटेन करने का मतलब है मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूं, ये मेरे लिए यादगार है। लेकिन हुआ यह है कि ना तो रिपोर्टिंग हुई और जब रिटेंशन की बात आई तो विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन रिटेन किए गए और रूल्स के मुताबिक तोशाखाना का इंचार्ज एक कमेटी बनाता है, वो कमेटी प्राइस एवेल्युएशन करती है और उसके लिए एफबीआर से अप्रेजर बुलाया जाता है और एक अप्रेजर मार्केट से बुलाया जाता है। इमरान खान के तमाम तहफ़ की अप्रेजिंग नहीं हुई है, बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशाखाना ने अपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर की है। अच्छा राना इब्रार खालिद साहब, आपके पास क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, आपने एक ही सांस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी है और एनलाइटन किया है हमारे व्यूवर्स को भी। जैसे आप ये कह रहे हैं कि अभी इसके मल्टीफोल्ड्स हैं, यानी इस स्कैंडल की बहुत सारी जहतें जो परतें खुलती चली जाएंगी, बहुत सारी खबरें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही आपकी इस इंफॉर्मेशन से ये बात भी सामने आई
कि इसका एक किरदार नहीं है, किरदार बहुत सारे हैं। जिस मुल्क के अंदर यह तोहफा दिया गया वहां का एम्बेसडर जिसने वो फहरिस्त फराम करनी थी तोशा खाना में स्टाफ को, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है जो उसको मैनेज करता है, वो तोशा खाना का स्टाफ, उसके बाद किसने तोहफे लिए, किसने मार्केट में बेचे, किसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है बल्कि और बहुत सारे लोग हैं। नंबर वन ये तो क्लियर कर दीजिएगा कि इसमें कौन कौन किन पर्दा नशीनों का नाम आता है। वो कहते हैं ना, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। नंबर वन कौन कौन शामिल है, और नंबर टू बात आप ये कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही, फवाद चौधरी समेत उनके जो फ्रंट लाइनर्स हैं, कि हमारा तोहफा था, अगर हमने बेच दिया तो हमारा अपना इस्तेहकाक था। आप ये कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन जमा करानी होती है कि आप जो तोहफा ले रहे हैं वो रिटेन करेंगे, बेचेंगे नहीं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं रियान साहब। मैं बिल्कुल आपको बता देता, मेरा दिल करता है कि उन सारे किरदारों को बेनकाब किया जाए, लेकिन हुआ यूं है कि जब मुझे नैब में बुलाया गया, डीजी नैब रावलपिंडी ने मुझे इनवाइट किया था, तो जो उनके पास रिकॉर्ड है या उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसको दिखाने से पहले उन्होंने मुझसे ओथ लिया कि ये सारी चीज़ें यहाँ तक रहेंगी, मैं इनको ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें वजह यह है उसको फिलहाल वक्ती तौर पर हिडन रखने की कि नैब आगे कोई एक्शन करने जा रहा है। अगर आज मैं बता दूं तो कुछ लोग मुल्क से भाग सकते हैं और कुछ एक्शन फेल हो सकते हैं नैब के। इसलिए मैं आपको इतना बता दूं कि जो इर्द गिर्द की किचन कैबिनेट इनकी थी वही लोग हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये तहफ़ जिस तरह ये बयान करते हैं ना मीडिया के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा नहीं है। ये बनी गाला में बैठकर ये लोग एंजॉय करते थे, ये कह के लगाते थे और कहते थे कि जी फलाना दौरा आने वाला है, उसमें जो तहफ़ मिलेंगे वो कौन बंदा है ये लाट उठाएगा। क्या बुखारी साहब आप उठाएंगे, क्या चौधरी साहब आप ये लाट उठाएंगे, क्या कोई बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि क्योंकि अभी नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो मुनासिब नहीं है। तो ये तोहफे दौरा होने से पहले, विजिट शुरू होने से पहले ये बुक हो जाते थे कि तय हो जाता था फलां ये लाट उठाएगा और इसकी जो रिटेनिंग फीस है वही देगा, फिर इसकी मार्केटिंग करेगा और इनको मार्केट रेट के ऊपर बेचा जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा पर बेचा जाएगा, क्योंकि इमरान खान को मिले हैं ये तोहफे। तो उसमें कई कई हिस्सेदार होते थे। ये बातें करते हैं, ये बड़े मासूम बनकर बातें करते हैं, ये पूरी की पूरी एक मनसूबाबंदी है, एक प्रेमा फिसाई है कि किस तरीके से ये तोहफे बेचकर मुनाफा कमाया गया, तोहफों को एक मुनाफा बख्श कारोबार बनाया गया। इसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी इखलाकी मामला है, कानूनी नहीं है, लेकिन यही चीज होती है, करप्शन इसी को, मिसकंडक्ट इसी को कहते हैं। और नैब एक्ट का सेक्शन 4 इसके ऊपर क्लियरली लागू होता है। जब नैब की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी तो बहुत सारे लोगों को लग पता जाएगा। राना साहब, आप तो ये बता रहे हैं कि ये लॉट का कारोबार था, यानी लॉट का माल था, उस लॉट को के बारे में पहले से ही चैम गोइयां शुरू हो जाती थी, फिर किसने उसको उठाना है, किसने मार्केट में बेचना है, पैसे किसने अदा करने हैं, वो हिस्से कहां कहां जाने, ये सब कुछ प्रीमियर ऑफ द कंट्री, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता था या उनसे बाला बाला हो रहा था ये सब और उनको पता ही नहीं था? नहीं, इमरान खान मौजूद होते थे। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान तो बहुत सादा इंसान हैं, उनको पता ही नहीं होता था, उनके इर्द गिर्द के लोग बाला बाला उनको बाईपास करके कहते या वो खातून का नाम लिया जा रहा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सारे मामले की ड्राइविंग सीट के ऊपर इमरान खान खुद होते थे। इमरान खान की मौजूदगी में ये मीटिंगें होती थी बनी गाला में, और इमरान खान कहते थे कि ये लाट कौन उठाएगा, इसकी पेमेंट कौन करेगा, ये सारी चीजें होती थीं। बल्कि बाज़ ताइफ में ऐसा भी हुआ है, कुछ एटीएम्स ने तोहफा फिरोख्त होने से पहले इमरान खान को उसका हिस्सा अदा कर दिया। ये जो लाहौर में जमान पार्क का घर गिराकर बड़े शाहाना अंदाज में दोबारा तामीर किया गया है, इसके भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया है। ये करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वहाँ पर, बल्कि करोड़ों रुपए तो जो लान बनाए गए हैं उनके ऊपर खर्च हुए हैं। बाहर से टाइलें मंगवाई गई, मार्बल मंगवाया गया। वो इमरान खान की क्या इनकम थी कि वजीर आजम होते हुए उन्होंने अपना जमान पार्क का घर गिरा कर दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जमान पार्क के घर को अगर रेनोवेट किया गया है तो ये भी तोशा खाना के तहफ़ को बेचकर किया गया है, ये कह रहे हैं आप? रियान साहब, रेनोवेट नहीं किया गया, घर गिरा कर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और उसके ऊपर इंपोर्टेड मटेरियल लगा है। वो जो वॉशरूमों में टूटियां लगी हुई है ना, उनकी इंस्पेक्शन कर ली जाए, वो कहां से मंगवाई गई।
टाइलें कहां से मंगवाई गई, मार्बल कहां से मंगवाया गया है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे मामलात हैं जिनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और होंगे, क्योंकि नैब जब एक चीज को स्टार्ट कर चुका है तो वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो ये सारा जो तोशाखाने का मामला है, खालिद साहब, ये बातें आप अपनी वर्किंग, अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्लेटफॉर्म से ये सब बातें जा रही हैं। इससे पहले जब स्टोरी आपने की और उसके बाद वो सच साबित हो गई, लेकिन उससे पहले आपको अप्रोच किया गया, आपको डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स भी आए और आपने जो है इंतकामी कार्रवाइयां भी भुगती हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये जो बात आप कर रहे हैं इस वक्त, की जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। रेहान साहब, मैं मुकम्मल जिम्मेदारी ले रहा हूं इस बात की। जो पहले मैंने बातें की हैं उनमें से कोई एक बात भी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। जो बातें मैं करता रहा हूं, वक्त आने पर वो सारी सही साबित हो रही हैं और ये बातें भी सही होंगी। मैंने कुछ देखा है किसी फाइलों में, तो मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान के, मैंने ये भी फाइलों में देखा है कि इमरान खान के 3 तहफ जो हैं, जो उनको 3 घड़ियां मिली थी, एक ग्राफ की घड़ी है, 2 रोलेक्स की घड़ियां। वो जब नैब ने तोशाखाना से रिकॉर्ड मंगवाया तो रिकॉर्ड में वो देखा कि इन 3 की अप्रेजल मौजूद है और वो अप्रेजल एक जोक है। वो नए वाले हालांकि उसको अप्रेजल समझ रहे थे। जब मुझे दिखाया तो मैंने डीजी साहब को कन्फ्रंट किया, मैंने कहा कि जनाब ये अप्रेजल है क्या, ये तो एक जोक है। आप यकीन करेंगे कि सफेद कागज के ऊपर, सादा कागज पर बाल पेन से लिखा गया है अप्रेजल बाई FBI, नीचे तोहफे का नाम लिखा गया है 1 रिस्ट वॉच, ब्रैकेट में ग्राफ, आगे कीमत उसकी लिखी गई 8 करोड़ समथिंग, तो तकरीबन 8 करोड़ 35 लाख थी। नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ किसी का नीचे, और डेट तक नहीं है। मैंने कहा जनाब ये अप्रेजल नहीं होती। फिर मुझे उन्होंने कहा कि अप्रेजल क्या होती है, तो फिर मैंने अपने सोर्सेज से, कस्टम डिपार्टमेंट से 2 अप्रेजल शीट जेन्युइन मंगवाई, जो कि रूटीन में ड्राई पोर्ट वगैरह पर होती रहती है। तो वो एक प्रिंटेड शीट होती है, साथ में एग्जामिनर का भी नोट होता है कि एक गिफ्ट है या एक चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। मिसाल के तौर पर उसमें लकड़ी भी हो सकती है, उसमें कापर भी हो सकता है, सिल्वर भी, उसमें गोल्ड भी हो सकता है। वो अलग अलग चीज़ों की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उसको असेस करके, एग्जामिनेशन करके, तो आपकी असेसमेंट, राणा साहब, आपकी असेसमेंट क्या है कि कुल तहफ की कुल मालियत कितनी है और कितनी दिखाई गई है? ये मालियत असल में बढ़ती जा रही है। अभी तक हमारी जो असेसमेंट है वो 2.5 से 2.25 अरब रुपए की मालियत है और टोटल जो पेमेंट हुई है सिर्फ 2% हुई है, क्योंकि उनकी कीमत ही पहले 20%, 15 से 20% मुकर्रर की गई और उसका फिर 20% दिया गया। और मजे की बात यह है कि बाज़ तहफ ऐसे भी हैं कि इमरान खान ने दिसंबर 2018 में रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी और ये डिक्लेयर किया गया था कि 50% पे करने पड़ेंगे रेसिपिएंट को, मगर उसके बाद भी 2019 में जो इमरान खान ने तहफ रिटेन किए हैं उनकी 20% रिटेंशन फीस पे की है। यानी पहले 20% उसकी कीमत मुकर्रर की गई अंडर वैल्यू करके और फिर उसका 20% दिया गया। इस तरह टोटल 2% की पेमेंट हुई है और वो भी इमरान खान के अकाउंट से नहीं हुई है। अच्छा, वो किसके अकाउंट से हुई है? वो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट थे, जो मैंने बताया, कोई एक बंदा नहीं था। ये बोली लगती थी कि ये तहफ कौन उठाएगा और इनकी और ये जो पेमेंट हुई है ये तहफ बेचने के बाद हुई है या बेचने से पहले हुई है? क्योंकि इस हवाले से भी कंफ्यूजन है। वो ऐसा है कि बात की ऐसा है कि आज ही तोहफा रिटेन हुआ है रिकॉर्ड में और आज ही पेमेंट हुई है, या ये है कि तहफ तो तोशाखाना में आते ही नहीं थे ना, वो तोहफा फिजिकली पहले बेच दिया जाता था मगर रिटेंशन बाद में, उसकी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई बाद में होती थी। तो असल बात यह है कि गवर्नमेंट को जो पेमेंट होती है वो कैश में नहीं होती। तोशाखाना में कैश में पेमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, जो पेमेंट होती है वो पे ऑर्डर या चेक के जरिए होती है। ठीक, तो उसका तो यकीनन रिकॉर्ड मौजूद होगा। तोशाखाने के रिकॉर्ड में इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या चेक निकल आए तो मैं चैलेंज नहीं करता इमरान खान को, मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूं मुझे सजा दिलवाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो लंदन की अदालत में इस सारे मामले पर केस करने का इरादा रखते हैं। जब से ग्राफ की स्टोरी आई है सामने और अप्रेजल के बारे में बात हुई है तो वो कहते हैं कि वो लंदन के अंदर भी अदालतों में जाएंगे, दुबई में भी जाएंगे और पाकिस्तान में तो अलग से करेंगे। तो आप वो तो कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट भी दिखाई देता है।
रियान साहब, मैं पहले भी एक चैनल पर रिक्वेस्ट कर चुका हूं जनाब इमरान खान इज़्ज़त माब को कि उनकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के हवाले से रिट पिटीशन दायर की थी 20 सितंबर 2021 को, जिसमें उन्होंने प्ली ली थी फेडरल गवर्नमेंट ने कि जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का आर्डर है जिसमें 7 दिन के अंदर सारे ताइफ की डिटेल बताने का हुक्म दिया गया था वो कैंसिल किया जाए। वो केस ज़ेरे समात है और 29 नवंबर को उसकी डेट है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू। मैं वहां पर मौजूद हूँगा। क्यों बाहर जाते हैं? अपनी अदालतें हमारी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं इमरान खान साहब को कि वो तशरीफ ले आए 29 तारीख को 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिन जिन सहाफ़ियों को बुलाना है वहां बुलवा लें। अगर उनके बुलाने पर नहीं आते या वो नहीं बुलाना चाहते, शाहजेब खानजादा साहब हूं या कोई दीगर सहाफ़ी जो भी दोस्त हैं हमारे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब वहां पर मौजूद होंगे, आकर अदालत को फेस करें, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। की स्टोरी ब्रेक करने वाले सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इससे पहले ही जो है वो किसी अदालत में जो चैलेंज करने जा रहे हैं वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब सच कह रहे हैं तो आइए मैं इसके लिए हाजिर हूँ।